अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। फिर से आपके लिए एक और नया नावल लेकर आए हैं। नावल का नाम है कल्बुल वतन और राइटर हैं ऐमन रज़ा। कुछ वजूहात की वजह से ये नावल लास्ट टाइम पूरा नहीं हो पाया था। कुछ ही एपिसोड इसकी हमने लगाई थी, लेकिन अब ये वापस से हमने शुरू किया है और अब लास्ट तक इसकी पूरा एंड होगा और पूरे एंड तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और खूब सारे अच्छे ढेर सारे रिव्यूज़ दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट अपना जो भी नावल लेके आएँ उसमें और भी बेहतरी लेकर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नावल। आज है इसकी एपिसोड नंबर 1। वो शदीद हैरत से सामने नाकाबिले यकीन मंजर को देख रही थी, जिसे देखने और मानने से आंखें इनकारी थीं। जहां उसका महबूब शौहर किसी दूसरी औरत से शादी कर रहा था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला मेजर, उसका शौहर, वतन का मुहाफिज, आज अपनी ही बीवी से वादा वफा ना कर पाया था। दिल में शदीद दर्द की लहर उठी थी। कहाँ देखी थी कभी कोई दूसरी औरत इस शख्स के पहलू में, जिसे उससे जान से भी बढ़कर चाहा था। वो उसे मुल्क का गद्दार समझ उससे मुंह मोड़ बैठा था और वो इस खाम ख्याली में थी कि बेशक दुनिया उसे मुजरिम समझे, मगर वो एक शख्स जो उसका अपना था, वो तो उस पर यकीन करेगा। मगर उसको छोड़ने में सबसे पहल इसी ने कर डाली थी और वो बस अपनी शिकस्ता मोहब्बत को अपने हाथों सरकते देख रही थी। आंखें शिद्दत दर्द से सुर्ख होकर लहू टपका रही थीं। आह! उसने दिल पर हाथ की मुट्ठी रखी जो दर्द से फटने के करीब था और उसके मुंह से फकत एक सिसकी निकली थी। दरवाजा थाम कर बेसाख्ता उसने खुद को गिरने से रोका था। जिस शख्स को वो जान कहती थी, वो आज लम्हों में उसकी जान ले गया था। आखिर मर्द की फितरत में धोखा क्यों होता है? उसने कांपती टांगों से पीछे कदम रखना शुरू किया। दूसरी तरफ उसका शौहर उस लड़की को गले लगाए उससे इजहार मोहब्बत कर रहा था। तो फिर जो उससे किया करता था वो क्या था? फरेब। वो अपने उस कदम से अपनी बीवी को खुद से कितना दूर कर चुका था। अगर जान जाता तो कभी ये सब सोचता भी ना, मगर बात तो सब जानने की ही है। और उसकी बीवी उसको आखिरी बार नजरों में बसाए जा चुकी थी। घर लौटकर उसने सबसे पहला काम खत लिखने का किया था। आखिर एक दफा कहकर तो देखते कि यकीन उठ चुका है मुझ पर से, अपनी मोहब्बत से। बखुदा एक लफ्ज़ का ही बगैर तुम्हारी ज़िंदगी से महव हो जाती, मगर यूँ बेवफाई का धोखा तो ना देते। मगर खैर, देर अब भी नहीं हुई। अपने शौहर को कल्बुल वतन की बजाय खाइनुल वतन के साथ देखना मेरे बस की बात नहीं। यह ख़त उसके शौहर की ज़िंदगी में क्या क़यामत बर्पा करने वाला है, इससे तो वो खुद भी अनजान थी। आज ट्रेनिंग में उसका आखिरी दिन था। बाकी लड़कियों के साथ उसका भी ग्राउंड में 50वें चक्कर के बाद सांस पूरी तरह फूल चुका था और सफ़ेद मलाई जैसा चेहरा सुर्ख होते पसीने टपका रहा था। आप लोग यहाँ बैठी आराम कर रही हैं। ये आपके मामू का घर है जो यूँ पाँव पसारे बैठी हैं। ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है मैडम, यहाँ आपको आराम से ज़्यादा काम की ज़रूरत है। वो जो सब ग्राउंड खाली देख थोड़ी देर सांस लेने बैठी थी। पलटून कमांडर की सख्त आवाज़ पर तीर की तरह सीधी हुई थी और यस सर कहती फिर से राउंड मुकम्मल करने लगी थी।
कुछ नहीं होता यमन, तुम ये कर सकती हो। उसने अपने कंधे पर थपकी देते खुद को पुशअप किया। मैडम यमन, अगर आपका बुड़बुड़ाना खत्म हो गया हो तो तेज भागें। पलटून कमांडर की बात पर वो सर पर पांव रखकर भागी थी। ये उनकी ट्रेनिंग का आखिरी माह था। ये कहना गलत ना होगा कि वो रनिंग के साथ साथ निशाना लगाने और डिबेट करने में भी सबसे आगे थी, जिसका सब में चर्चा था। लेकिन एक लड़की थी जिसे वो एक आंख नहीं भाती थी, और वो थी उसकी ही यूनिफेलो बानो। उसका और यमन का मुकाबला काबिले दीद होता था, क्योंकि उन दोनों को हराना बाकी एलसीज की बात नहीं थी। यार, तूने एलसी बानो को अपने दिल की बात बता दी कि नहीं? मेजर रोयाम, जो बाकी सब एलसीज को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, अपने दोस्त मेजर माहिर की बात सुन चौंका। कहाँ यार, इस माह उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह तब जरूर करूँगा। रोयाम हाशमी ने मुस्कुराती आंखों से माहिर को अपने इरादे बताए थे। देख ले, कहीं देर ना हो जाए, उसने उसे आगाह करना चाहा। मेजर रोयाम कभी अपने टारगेट से पीछे हटा है, जो अब देर करेगा कभी नहीं। उसने कामिल एतमाद से कहा तो माहिर उसे देखकर रह गया। आज उन दोनों की ड्यूटीज जंगल में एक साथ लगी थी, इसलिए यमन और बानो एक ही जगह एक साथ मौजूद थी। यमन तो समझने से कासिर थी कि बानो क्यों उसे इतनी जलन का शिकार रहती है, जबकि वो उसकी यूनिफेलो होने के साथ उसके ताया की बेटी भी थी। घर कब जा रही हो तुम? आखिर बादल नखास्ता बानो ने उसे तंजिया नजरों से देखते हुए पूछ ही लिया। इसी हफ्ते, मुझे तो छुट्टियां मिल गई हैं, उसने सादगी से जवाब दिया। जाहिर है नाकाम लोगों की जगह फौज में तो होने से रही। मुझे देखो, एक भी छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। बानो ने सीने पर दस्तक देते हुए गुरूर से कहा। यमन ने उसे ताज्जुब से देखा। वो उसे ये भी ना कह सकी कि छुट्टियां उन्हीं को मिलती हैं जो ड्यूटी को अच्छे से निभाए बगैर गलती करके। मगर वो ये कहकर उससे लड़ाई मोल नहीं लेना चाहती थी, और वैसे भी उस वक्त वो ड्यूटी पर थे, जहां उनका सबसे पहला काम चौकस रहना था। मंजूर साहब के 2 बेटे थे, राहिल और अहमद, जिनकी शादियां उन्होंने अपनी मर्जी से अपने ख़ानदान में की थी। राहिल साहब की शादी हमना बेगम से हुई थी, और उनके 2 बेटे आहिल और साहिल, और एक बेटी बानो थी। जबकि अहमद साहब की शादी जोहरा से हुई थी, जिनकी 2 बेटियां यमन और मीरब थीं, और एक छोटा बेटा मुनीब था। मंजूर साहब की वफात उन सब के शहर आने से पहले ही हो चुकी थी, और वो सब गांव छोड़कर शहर आ गए थे। दोनों भाइयों का घर साथ साथ लाहौर के पोश इलाके में था। दोनों भाइयों में मोहब्बत मिसाली थी, तभी एक ही बिजनेस को तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। सब कजन्स में भी बहुत प्यार था, मगर बानो कभी कभार यमन से उसकी कामयाबी पर जेलस हो जाती थी। आगे जाकर ये जेलसी क्या नतीजा लाने वाली थी, ये कौन जानता था। रोयाम हाशमी का घर कराची में था। उसके वालिद जमाल साहब एक रिटायर्ड मेजर, और मामा राहिला एक हाउसवाइफ थी, जो आजकल अपने होनहार मेजर बेटे रोयाम के लिए लड़कियां तलाश कर रही थीं।
जिन्हें वो बड़े आराम से रिजेक्ट कर देता। बेटा, मैं बता रही हूँ, इस बार मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। जमाल साहब बेटी की क्लास लगते देख मुस्कुराए थे। ये मंजर कभी कभार ही देखने को मिलता था। उसने बाप की तरफ देखा तो उन्होंने साफ हरी झंडी दिखाई। बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, मेरे लिए भी बहू ले ही आओ, जो मेरी टीम में हो। अब तुम दोनों से अकेला लड़ता लड़ता मैं बोर हो चुका हूँ। उसकी बात पर रोयाम ने वाह के अंदाज में उन्हें देखा था। चलें भाई, आप लोग इतना कह ही रहे हैं तो ये रही तस्वीर। अम्मी, इसके घर लाहौर जाना है आपने, अपने बेटी का रिश्ता लेकर। उसके शरीर लहजे में कहने पर राहिला बेगम खुशी से फूली ना समाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर कितनी प्यारी है। और तुम छुपे रुस्तम, तुमने तो हवा भी नहीं लगने दी। माँ के कान खींचने पर वो कराह कर रह गया था। दूसरी जानिब इस बात पर सरशार भी था कि वाकई अब मंजिल दूर नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होना था या किस्मत को कुछ और मंजूर था? पाकिस्तानियों को हमारी मक्कारी का शायद अंदाज़ा नहीं, मगर अब वक्त आ गया है कि उन्हें दिखा दिया जाए कि सांप की फितरत में डसना होता है, चाहे उसे अपने आस्तीन में ही क्यों ना पाला जाए। सबसे पहला धमाका लाहौर बॉर्डर में करो। एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए, बड़ा हो या छोटा, सबको उड़ा दो और फैला दो लोगों में अपनी दहशत। हा हा हा, वो मकरू कहका ना जाने कितनी घटिया जहनियत समेटे हुए था। शायद ही कोई जान पाता वो एक दफा फिर तैयारी कर चुके थे मुसलमानों को तकलीफ से दो चार करने की, जिसमें न जाने कितनी जाने जाती थी। नॉवेल कंटिन्यू हो चुका है वापस से। आज हमने इसकी एपिसोड नंबर 1 लगाई है। अब ये कंटिन्यूस चलेगा, डेली आपको 2 एपिसोड्स मिलेंगी जब तक कि नॉवेल आगे का नया नॉवेल नहीं शुरू हो जाता। रिपीटेड एपिसोड हम हर दिन 2 एपिसोड्स लगाएंगे। तो आपसे लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर किया करें और अपने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिया करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन हो, हम आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेके आए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।